बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था अम्ल, अक्षार, उनमें अंतर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया, अक्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है। और जो इसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, फिर उसके बाद और उसके अक्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। फिर उसकी धातु कार्बोनेट के साथ भी हमने अभिक्रिया कराई थी। वहां तक का मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो इसमें टॉपिक क्या क्या आते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने आप लोगों को पढ़ाया था, पिछली क्लास में पढ़ाया था कि अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बनता, पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं क्यों। जो पीतल के बर्तन होते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में पीतल के बर्तन होंगे, ठीक है, तो उनमें अगर हम खट्टे पदार्थ रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनता कि पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं क्यों नहीं रखे जाते। यहाँ ऐसा होगा क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत है ना। यहाँ पर यहाँ से पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं, यहाँ पर नहीं लगा दियो, नहीं रखे जाते हैं क्यों, ये पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता, ठीक है। तो जो पीतल के बर्तन है, पीतल के बर्तनों में हम दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी धातु होती है, कोई भी क्या होगी धातु, अगर वो अम्ल के संपर्क में आओगी, किसके संपर्क में आओगी, तो वो क्या करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, है ना। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। हम यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, किसी भी अम्लीय पदार्थ को, ठीक है, या जो खट्टे पदार्थ है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, अगर उसके अंदर रख रहे, मतलब पीतल के बर्तन के अंदर रख रहे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ में क्रिया कर लेगा, क्या करेगा, जिससे वहां पर बनेगा लवण। क्या बनेगा भाई, लवण। लवण और हाइड्रोजन यानी कि वहां बनते हैं। तो वहां पर जो वो लवण बनेगा वो एक विषैला पदार्थ बनेगा। कैसा बनेगा, विषैला पदार्थ। मतलब वो जहरीला पदार्थ बनता, जिससे अगर उसका कोई व्यक्ति क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि पीतल के बर्तनों में जो हमारे दही एवं खट्टे पदार्थ इन्हें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। भाई वो तो बर्तन है, हमें थोड़ा पता लग रहा है कि उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनना, ठीक है। अगर हमने उसको खाने के रूप में यूज कर लिया, दही तो हमारे खाने वाली चीज होती है, हमने मान लो पीतल के बर्तन में उसे रखा, ठीक है, वहां पर क्रिया हुई तो वहां पर एक बना विषैला लवण। क्या बना, और ये कहने लगी बेचारी मानवी कि भाई मुझे तो दही खानी, ठीक है। जब इसने वहां पर पीतल के बर्तन में रखी हुई दही खाई, पता लगा कुछ समय के बाद इसका स्वर्गवास हो गया बेचारी का। तो क्या हुआ, मतलब वो एक विषैला पदार्थ हुआ, ठीक है। वहां से, ठीक है, मृत्यु हो सकती है किसी भी, ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है, ठीक है। देखते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। क्वेश्चन सही कर लियो तुमने अगर लिखा होगा तो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं क्यों, इसका कारण बताना आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या होगा, देखो, पीतल जो कि एक धातु है, पीतल क्या है, एक धातु, ठीक है, जो दही एवं खट्टे पदार्थों से क्रिया करने पर विषैला लवण बनाता है। क्या बनाता है भाई, विषैला लवण, ठीक है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ है। क्या है ये, हानिकारक पदार्थ। अगर मान लो कोई व्यक्ति इसको ग्रहण करने की कोशिश करेगा, दही को, वहां वो जो पीतल के बर्तन में रखी हुई दही है उसे खाने की कोशिश करेगा, तो वहां पर क्या होगा, उसका वहीं पर क्या होगा, स्वर्गवास हो सकता है, मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए पीतल के बर्तनों में जो दही एवं खट्टे पदार्थ उन्हें नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ये बोला गया यहाँ पर, देखो, पीतल जो कि एक धातु है जो दही एवं खट्टे पदार्थों से क्रिया करने पर विषैला लवण बनाता है। क्या बनाता है, विषैला लवण, जो कि जहरीला पदार्थ होगा, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ है। मानव स्वास्थ्य के लिए क्या, वो एक हानिकारक पदार्थ है। इसलिए पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते, ठीक है। इसलिए जो पीतल के बर्तन होते हैं उनमें ना तो दही रखे जाते हैं और ना ही खट्टे पदार्थ रखे जाते हैं, ठीक है, यही कारण होता है उनका, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है, पेपर में आ भी रखा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। तो उसका कारण मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो अगला एक हेडिंग आती है यहाँ पर, चूने के पानी का टेस्ट। ये एक टेस्ट किया जाता है, यानी कि चूने के पानी का क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो उसमें क्या क्रिया होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखो ठीक है। ये इससे अलग है, कभी इसी में ऐड कर लो, ये अलग है, ठीक है। चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब चूने के पानी का हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का जो रासायनिक नाम हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, इसमें चूने के पानी, जो चूने का पानी होता है, मतलब जैसे चूना करते हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, पानी दूधिया हो जाता है। तुमने देखा होगा जब कभी घरों में पुताई वगैरह होती है, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, चूना किया जाता है। क्या किया जाता है, व्हाइट कलर का होता हो, ठीक है। वो अगर उसे दुकान से खरीद कर लेकर आओगे तो वो आप लोगों को एक कट्टे में होगा, ठीक है, तो उस वो एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, वो सब पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो वो उबलना स्टार्ट होता है और उसके बाद जो उसका रंग है वो कैसा हो जाता है, पूरा दूधिया हो जाता है। कैसा होता है, दूधिया। तो उसी की बात हो रही है यहाँ से। चूने के पानी का टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया, मतलब बिल्कुल सफेद हो जाएगा, बढ़िया करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये तो हमने वो बता दिया। अब ये जो चूना है इसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर CaOH का होल्ड, ये क्या है, चूना, ठीक है। इसे किसके साथ में प्रवाहित किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के, किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड, CaOH का होल्ड, ये हो गया हमारा चूना, ठीक है, जिसे चूना बोलते हैं। इसके साथ में हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करी, जिससे हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। ये जो जल प्राप्त हुआ इसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया, बिल्कुल सफेद कलर का हो जाता है, ठीक है, हमने देखा भी होगा वहां पर, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी अभिक्रिया। अब इसके बाद और भी बातें बताई गई इसमें, देखो कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में, यानी कि CaCO3 के विलयन में CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में CO2 की अधिक मात्रा प्रवाहित करें, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, इसके साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा प्रवाहित करेंगे, जल के साथ में क्रिया कराएंगे, ठीक है, जल की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि वो घुलनशील होगा जल में, और कैसा होगा, पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है, ठीक है। जो बना हुआ विलयन है, ठीक है, बना हुआ विलयन है वो कैसा होगा, पारदर्शी होगा। कैसा होगा, पारदर्शी। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में क्या करी, प्रवाहित करी, ठीक है, जिससे वो प्राप्त हुआ यहाँ पर CaHCO3 का होल्ड, ठीक है, जो कि क्या है, जल में विलयशील पदार्थ है, ठीक है, जो संपूर्ण रूप से क्या होगा, एक पारदर्शी पदार्थ होगा। क्या होगा भाई, पारदर्शी पदार्थ। तो अब हम बात करते हैं इसके यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया की। मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया चूने के पानी का टेस्ट, ये तो कंप्लीट रूप से समझा दिया आप लोगों को मैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें हम कोई भी अम्ल ले रहे हैं और अक्षार ले रहे हैं। अम्ल और अक्षार इनकी आपस में क्रिया करने के पश्चात हमें लवण और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल, ठीक है। अम्ल और अक्षार की क्रिया कराने के पश्चात हमें अम्ल और अक्षार की क्रिया कराने के पश्चात लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे वहां पर अम्ल और अक्षार दोनों का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। तो वहां पर दोनों चीज क्या होती है, उदासीन हो जाती है।
क्या हो जाती है, उदासीन, जिससे लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में वही बताया गया है, अम्ल और अक्षार एक दूसरे के साथ क्रिया करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अक्षार के साथ में कराओगे तो वहां पर लवण और जल का क्या होगा, निर्माण होगा, जिससे अम्ल और अक्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निष्क्रिय करेंगे। निष्क्रिय करने का मतलब है उसे उदासीन करेंगे। क्या करेंगे, उदासीन। उसी आधार पर इस अभिक्रिया का नाम रहते गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम रखा गया, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अम्ल और अक्षार, ठीक है, आपस में क्रिया कर लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वही लिखा हुआ देखो यहाँ पर, अम्ल और अक्षार एक दूसरे के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो यहाँ पर HCl, HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, प्लस इसके साथ में यहाँ पर क्या लिया हमने, अक्षार NaOH। क्या लिया, NaOH, अक्षार के रूप में लिया NaOH। इन्होंने आपस में क्या करी, क्रिया करी, जिससे प्राप्त हुआ हमें NaCl, NaCl यानी कि लवण। क्या प्राप्त हुआ, अच्छा ये बताओ NaCl को क्या बोलते हैं हम, नमक। क्या बोलते हैं, नमक। अम्ल होता है, अक्षार होता है, अम्ल होता है, अक्षार, ना तो वो खट्टा होता और ना ही वो कड़वा होता, उन दोनों के बीच का उसमें लक्षण होता, मतलब उदासीन होता हो। कैसा होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर जल, जल का टेस्ट बताओ कैसा हो, जल कैसा होता है, जल ना तो क्या खट्टा होता और ना ही, ठीक है, वो अक्षारीय यानी तो कड़वा नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब वो क्या होगा, उदासीन। तो यहाँ पर जो परमाणु बने ये उदासीन बने, यानी कि जो भी यौगिक बने हुए उदासीन बने, ना तो वो अम्ल होने के और ना ही अक्षार होने के, उन दोनों के बीच का लक्षण। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल अक्षार के साथ में कराई, जिससे एक दूसरे के प्रभाव क्या हो गए, निष्क्रिय, मतलब वो होंगे उदासीन। ठीक है, वहां पर बना लवण और जल, ठीक है, जो कि एक उदासीन परमाणु होते हैं। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आई, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी, मतलब वे एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं। कौन, अम्ल और अक्षार, जिससे निर्माण होता है लवण और जल का। ठीक है, तो ये था हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताओ समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। किसकी बात करते हैं, पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, एक नंबर में इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या होगा, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माप कर हम बता सकते हैं कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षार है। यानी कि अम्ल और अक्षार की, ठीक है, जो पैमाइश की जाएगी, मतलब उसका मेजरमेंट किया जाएगा, तो किस स्केल पर किया जाएगा, पीएच स्केल पर। किस पर किया जाएगा, स्केल का मतलब क्या होता है, पैमाना, यानी कि जिसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को मापा जाता है। जैसे हम क्या करना, दूरी मापनी, लंबाई मापनी किसी की, तो हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, या तो फीटेगा, ठीक है, या उस वो होता है हमारे पास एक उसका फित्ता, ठीक है, इंची टेप जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें सेंटीमीटर देकर रखते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 इंच, 2 इंच, इस तरीके से देकर रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये होता है पीएच स्केल, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माप करके हम बता सकते हैं कोई पदार्थ अम्ल होगा, अक्षार होगा, और उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे। ठीक है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी देगा पीएच स्केल। कौन देगा भाई, देखो पीएच स्केल के बारे में बताया गया यहाँ पर। पीएच स्केल देखो, पीएच स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। ठीक है, कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता को मेजरमेंट करने का, यानी कि मापने का जो कार्य करता है, वो कौन करता है, पीएच स्केल। कौन करता है भाई, देखो वही बोला गया इसमें, पीएच स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को
मापता है। जहां P एक जर्मन शब्द है, यहाँ पे एक P शब्द यूज हुआ, H का मतलब तो वह पता चल गया हाइड्रोजन आयन, ठीक है। लेकिन P क्या है, एक जर्मन शब्द है। क्या होता है, जर्मन शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है, पुषांश। और हिंदी में अर्थ होता है इसका शक्ति। क्या होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं सब पावर। क्या बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कितनी शक्ति होगी, कितनी पावर होगी, उसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, पीएच स्केल में। इसमें भाई पीएच स्केल में, ठीक है। तो पी का मतलब पता चल गया, पी एक क्या है, जर्मन शब्द, ठीक है, जर्मन शब्द जिसका अर्थ क्या है, पुषांश। क्या होता है भाई, पुषांश, ठीक है। जिसका हिंदी अर्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, शक्ति। क्या होगा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे सब, पावर। क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है। ये था हमारा पीएच स्केल, ठीक है। इससे संबंधित देखो एक नोट लिखा मैंने, जो इसकी पीएच स्केल की खोज करी थी वो किस वैज्ञानिक ने करी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नोट में देखो मैंने बता रखा सन 1909 में, सन 1909 में, ठीक है, सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक का नाम क्या था, पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वैज्ञानिक का नाम आप लोगों को याद रखना, क्या नाम है इसका, सोरेनसन। क्या नाम है इसका, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, ठीक है। और कौन से सन में की गई, 1909 में। एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही बनते हैं, ठीक है। तो सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई, पीएच स्केल बनाई, तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांकों को पीएच कहा गया, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता, उसकी जो घातांक, यानी कि उसकी जो डिग्री होती है, पावर होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको क्या कहा उसने, पीएच कहा। क्या कहा इसने, पीएच। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम, ऋणात्मक लोगरिथम पीएच कहलाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो ऋणात्मक लोगरिथम वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है, ठीक है। अगर हमें पीएच निकालना तो पीएच बराबर फॉर्मूला होगा माइनस के log 10 H प्लस आयन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, पीएच बराबर माइनस के log 10, ठीक है, H प्लस आयन, ठीक है। इससे हम किसी भी विलयन का पीएच निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत किसी तरीके की, ठीक है। तो ये तो था हमारा पीएच स्केल। क्या होगा ये, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल को देख लो, इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक की वो होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, पीएच के अकॉर्डिंग। अब देखो ये मैंने बना रखा है यहाँ पर पीएच स्केल। क्या बना रखा, पीएच स्केल पर, जो पीएच स्केल है, पीएच पैमाना है, उसमें देखना अधिकतम अंक कहाँ तक है और स्टार्टिंग कहाँ से। देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, ठीक है। कहाँ से होगी, पीएच की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। पीएच स्केल पर अधिकतम पीएच कितना हो सकता है, 14। कितना हो सकता है, पूछ लिया जाता है आधे नंबर में कि पीएच स्केल पर अधिकतम पीएच कितना हो सकता है, 14। इससे अधिक नहीं किसी का भी हो सकता। यहाँ पर ये बताऊंगा, ये अम्ल होगा, क्षार होगा, क्या होगा, ठीक है। और न्यूनतम जो पीएच है वो कितना हो सकता है, 0। कितना हो सकता है, यानी कि पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से कम नहीं हो सकता और 14 से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी विलयन का पीएच अगर हम निकाल लेंगे, 0 से ना तो कम होने का और 14 से कभी अधिक नहीं होने का। ध्यान रखना, कोई सा भी विलयन हो पूरी दुनिया में, कैसे भी प्रकार के विलयन हो, 0 से 14 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से कम नहीं होने का और 14 से अधिक नहीं होने का पीएच कभी भी किसी विलयन का निकाल लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस विलयन का पीएच अम्लीय और किस विलयन का पीएच अक्षारीय होगा। उसे अलग अलग उसमें क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे 0 से लेकर 7 तक की, किसी विलयन का जो पीएच है 0 से लेकर अगर 7 तक की हम बात करेंगे, ठीक है, 0 और 7 के बीच में जिस किसी भी विलयन का पीएच मान आओगा, चाहे 0.1 0.2, ठीक है, 3.4, ठीक है, 6.8, कुछ भी आ रहा, ठीक है, 0 और 7 के बीच में आने वाला पीएच, चाहे 0 भी हो वो भी चल जाएगा, 0 और 7 के बीच में आने वाला जो पीएच है वो कैसा होगा, अम्लीय।
कैसा होगा? जिस विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच होगा, ठीक है, वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। कैसा होगा? देखो मैंने दर्शा रखा है 0 से 7 तक, यानी कि 7 से पहला कुछ भी आ रहा तो वो अब विलयन कैसा होगा? अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें 7 से आगे, 7 से लेकर 14 तक की जो बात है, ठीक है, 7 से आगे और 14 से 14 तक जितने भी विलयन का जो पीएच मान होगा, ठीक है, वह कैसे होंगे? अक्षारीय। कैसे होंगे? अक्षारीय। 7 से आगे और 14 तक जितनी भी विलयन का पीएच मान आ रहा किसी विलयन का, तो वे कैसे होंगे? अक्षारीय। कैसे होंगे? अक्षारीय। मान लो किसी का 7 ही हो गया, पीएच मान जिसका 7 होगा, ठीक है, वो ना तो अम्ल होने का और ना ही क्या होने का? क्षार। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। वो कैसा होगा? उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। ठीक है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। समझ में आया सभी को? देखो जरा ध्यान से, अगर हम 7 से नीचे नीचे चलेंगे, जैसे ही हम इधर की ओर चलेंगे, ठीक है, कोई विलयन है, ठीक है, अगर उसका हम पीएच मान इधर आ रहा, देखो इस तरीके से इधर की ओर चल रहे 7 से नीचे 6.8, 6.9, 6.7, 6.8, ठीक है, इस तरीके से अगर इधर की ओर बढ़ रहे, जैसे जैसे हम 7 से इधर की ओर बढ़ेंगे तो विलयन का पीएच मान बढ़ता चले जाएगा, यानी कि उसकी अम्लीयता बढ़ती चले जाएगी। क्या चले जाएगी? ठीक है। मैंने कहा कोई विलयन है, ठीक है, एक विलयन का पीएच मान है 4 और एक विलयन का पीएच मान है 6, ठीक है, इन दोनों में से अम्लीय कौन सा होगा? बताओ, अधिक अम्लीय कौन सा होगा? जिसका पीएच मान 4 होगा। कितना होगा? मैंने क्या बोला? 7 से जो नीचे की ओर बढ़ता जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ती चले जाएगी। क्या होगी? बढ़ती चले जाएगी। देखो 7 से नीचे, ठीक है, 7 से नीचे अगर मैं 6 पर गया, इसका पीएच मान, ठीक है, 6 हो गया, अम्लीयता है, अम्लीय पदार्थ है वो पता लग गया। इससे आगे की ओर चले तो उससे अधिक अम्लीय पदार्थ होगा। क्या होगा? उससे अधिक अम्लीय। जिस विलयन का जितना पीएच मान कम होगा वो उतना होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। यानी देखना संख्या अधिक है उसकी, संख्या नहीं, जितना मान कम जाएगा, ठीक है, 7 से नीचे नीचे जितने भी चलते जाएंगे उतना प्रबल अम्ल होगा। ठीक है। सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl। क्या होता है? HCl। इसका पीएच मान होता है 0। क्या होता है? 0। HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है, इसका पीएच मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये अम्लीय वाला समझ में आया। ठीक है। 7 से जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो पीएच मान में जैसे जैसा कम होता चल जाएगा, किसी विलयन का पीएच मान 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा उस विलयन की जो अम्लीयता है वैसे वैसा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ एक विलयन का पीएच मान 2 है और एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा होगा? 2 वाला या 5 वाला? 2 वाला। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका पीएच मान कम वो उतना ही क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? समझ में आया सभी को? अब इधर की ओर चलते हैं, ठीक है, अक्षार की ओर। ठीक है, अब हम इधर से चलेंगे 7 से जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, 7 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे 7 से ऊपर किसी विलयन का पीएच मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो पदार्थ उतना ही क्या होगा? अक्षारीय। क्या होगा? जिस विलयन का पीएच मान 7 से आगे आगे बढ़ता जा रहा, ठीक है, 7 से आगे जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा? वो अक्षारीय, यानी कि कड़वा पदार्थ होगा उतना ही। ठीक है। मैंने कहा किसी विलयन का पीएच मान 8 है और दूसरे विलयन का पीएच मान 13, तो उनमें से प्रबल अक्षार कौन सा होगा? 8 वाला या 13 वाला? 13 वाला। ठीक है, जिसका इधर की ओर बढ़ता जाएगा उसकी अक्षार्यता उतनी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे प्रबल अक्षार कौन सा होगा, तो होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे प्रबल अक्षार होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। ठीक है। तो ये था हमारा क्या? पीएच स्केल। बताओ समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इससे संबंधित जो और बातें हैं मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं भाई, हमने आप लोगों को पढ़ाया था भाई पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि अम्ल का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होगा,
और अक्षार का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होगा, और उदासीन विलयन का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ विलयन लिखे हुए, उनका पीएच मान बता रखा कि किस विलयन का पीएच मान कितना होगा। हम बात करते हैं यहाँ, देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं पीएच, ठीक है, अम्ल के लिए क्या होगा, अक्षार के लिए क्या होगा, उदासीन विलयन के लिए क्या होगा, ठीक है। पीएच 7 से कम, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हुआ तो उस विलयन को हम बोल लेंगे अम्लीय विलयन। क्या बोल लेंगे, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे जैसे 7 से नीचे की ओर जाता जाएगा उसकी अम्लीयता बढ़ती चले जाएगी, ठीक है। तो पीएच 7 से कम, ठीक है, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय। कैसा होगा, फिर इसके बाद पीएच 7 से अधिक या 7 होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो कैसा होगा, उदासीन विलयन। कैसा विलयन होगा, जिस विलयन का पीएच मान पूरा 7 होगा, ना तो 7 से कम और ना 7 से अधिक, पूरा कितना होगा 7, तो वो होगा उदासीन विलयन। कैसा होगा, उदासीन विलयन, ठीक है। पीएच 7 से अधिक 14 तक, पीएच 7 से अधिक 14 तक जिस किसी भी विलयन का होगा तो वो विलयन होगा अक्षारीय विलयन। कैसा होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक होगा, 7 से आगे और 14 तक होगा, ठीक है, तो उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, मतलब वो होगा अक्षारीय विलयन। क्या होगा, अक्षारीय विलयन, ठीक है। तो ये था अम्ल, अक्षार और उदासीन विलयन का पीएच मान के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पर कुछ मैंने बता रखे पदार्थ या कुछ विलयन है जिनका पीएच मान, ठीक है, फिक्स होता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, हम बात करते हैं जठर रस की। किसकी बात करते हैं, जठर रस, ठीक है। जठर रस, इसका जो पीएच मान है वो लगभग होता है 1.2, एक नंबर में पूछ ले जाता है जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होगा, लगभग 1.2। कितना होगा, 1.2 लगभग दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नींबू का रस। किसकी बात करते हैं, तो नींबू के रस, नींबू देखा था हमने, जो नींबू है उसे निचोड़ कर देखोगे तो वो जो उसके अंदर विलयन प्राप्त हुआ तो उसका पीएच मान अगर मेजरमेंट करोगे आप पीएच स्केल पर तो कितना प्राप्त होगा, लगभग 2.2, ठीक है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा, लगभग 2.2, ठीक है, याद कर लियो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7। कितना होगा, 7, ठीक है, ध्यान रखना सभी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा भाई, 7, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रक्त या जिसे बोलते हैं खून, रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। कितना होता है भाई, 7.4। ब्लड होता है, खून होता है, खून का जो पीएच मान है, ठीक है, ध्यान रखना कितना होता है, 7.4। कितना होगा। फिर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसकी बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान होगा कितना, 10। कितना होगा, ये भी एक प्रकार का विलयन है, इसका पीएच मान कितना होगा यहाँ पर, 10। कितना होगा भाई, 10, ठीक है। तो इसका पीएच मान ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे क्लास में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसे आप ध्यान रखना, अभी इसका पीएच मान कितना है, 10। कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना लिखा जाएगा, 10। ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। फिर आता है दूध का पीएच मान, ठीक है, सबके घरों में दूध आता है सुबह को, ठीक है, तो उसके पीएच मान के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 6.5। कितना होगा, 6.5। हल्का सा अम्लीय होता है जो दूध है, ठीक है, वो अम्लीय पदार्थ होता है उसके अंदर हल्का सा, ठीक है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 6.5। मैंने क्या बताया था, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, देखो 7 से कम है तो हल्का सा क्या होगा, अम्लीय। दूध कैसा होता है, हल्का अम्लीय, पीएच मान कितना है उसका, 6.5। कितना होगा। फिर बात करते हैं दही। दूध से ही क्या बनती है, दही। दूध से दही बनने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, क्या नाम है उसका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया यूज किया जाएगा दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए, जिससे उसके पीएच में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो और अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ दही अलग लिखी गई। दही का पीएच मान कितना है, 5.5, ठीक है, दही का पीएच मान ध्यान रखना कितना होगा, 5.5, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साधारण नमक के विलयन का पीएच। कोई भी हमारा साधारण नमक है, ठीक है, उसको घोल लो, घोलने के पश्चात अगर उसका पीएच निकाल लोगे कितना होगा, 7, ठीक है। साधारण नमक के विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7, ठीक है। फिर इसके बाद मुख की पीएच, यानी कि जो हमारा मुख होती है, हमारी लार पाई जाती है, ठीक है,
उसके अंदर जो या दांत भी बोलते हैं, उसका पीएच मान कितना होगा? 6.5। ठीक है, यानी कि जो मुख की पीएच है उसका पीएच मान कितना होगा? 6.5। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पीएच मान लिखवाए, इन्हें याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो इनमें कौन कौन से हो गए। जैसे एक तो ये हो गया हमारा जठर रस। ठीक है, फिर इसमें शुद्ध जल का पीएच काफी बार पेपर में पूछ लिया गया, कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर रक्त का पीएच मान भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक ये है दही, दही का पीएच मान भी पूछ लिया जाता है, कितना होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख वाला। ठीक है, मुंह की पीएच मान पूछ ली जाती है, कितनी होती है? 6.5। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं, इधर देखो, अब यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उन पदार्थों के अंदर पाए जाने वाला अम्ल बताना आप लोगों को कि उन पदार्थों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इधर मैंने लिखा हुआ पदार्थ और इधर लिखा उनके अंदर पाया जाने वाला अम्ल। ठीक है, एक नंबर में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सिरका। ठीक है, सिरका सभी को पता क्या होता है। अब सिरके के अंदर पाया जाता है एक अम्ल। ठीक है, उस अम्ल का नाम होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इमली की। किसकी बात करते हैं? इमली की। ठीक है, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। फिर बात करते हैं हम टमाटर के अंदर। इसके अंदर? टमाटर के अंदर, टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर नींबू और संतरा। ठीक है, नींबू, संतरा, मौसमी, इनके अंदर जो अम्ल पाया जाएगा, ठीक है, तो वो कौन सा पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? नींबू, संतरा, मौसमी, इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। कौन सा? फिर बात करते हैं दही की। दही के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसकी पीएच मान तो हमने बता दिया आप लोगों को, कितनी है? 5.5। दही के पीएच मान बता दी 5.5, लेकिन उस अम्ल का नाम भी बताना आप लोगों को। तो दही के अंदर जो अम्ल पाया जाता वो पाया जाता लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता? दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाएगा भाई? फिर इसके बाद आता है सेब। ठीक है, सेब के अंदर पाया जाता है मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता? मैलिक अम्ल। सेब के अंदर मैलिक अम्ल। ठीक है, फिर इसके बाद है चींटी का डंक। चींटी का डंक, चींटी हो, मधुमक्खी हो, भेड़ हो, ततैया हो, अगर ये किसी का काट रहे तो वहां पर अत्यंत पीड़ा होती है। ठीक है, तो वो पीड़ा किसके कारण होती है? वे अपने डंक में छोड़ते हैं एक अम्ल, बहुत ही खतरनाक होता है, उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। काटा का भी बिगड़ था। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो पीड़ा हो रही वो किसके कारण हो रही? मेथेनोइक अम्ल के। किसके कारण हो रही? जिसका अन्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। दूसरा नाम क्या है इसका? फार्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है, इससे आगे के टॉपिक मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट करो।